हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास को। और इससे पहले हमने जो क्लास डिस्कस करी थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल उसके अंदर आपको समझाई थी। आज हम लोग बेसिक जानकारी से लेकर एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये व्यक्ति है कौन, है ना। ये अल्फ्रेड वेगेनर है। अल्फ्रेड वेगेनर वो व्यक्ति जिसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी या कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी, जिसके तहत हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था। वो सब कॉन्टिनेंट जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं। तो जैसे नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और इसके अलावा मालदीव या श्रीलंका को भी गिना जाता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय सब कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ और इसके अलावा अन्य कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। तो वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। ओके, ये है भारत और अन्य महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित एक चित्र। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार का एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। और वो पेंजिया जो था उसके चारों तरफ जो पानी हुआ करता था, एक बड़ा महासागर हुआ करता था, सुपर ओशियन हुआ करता था, उसे कहते हैं पैंथालासा। और ये जो वेगेनर ने बताया कि जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की साइड में ऐसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व तो पृथ्वी रोटेट करती है, लेकिन इसके ऊपर जो पानी है या जो जल राशि है वो जल राशि इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में पानी घूम रहा था उस समय, तो ये इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को इसने धीरे धीरे एक डिवाइड किया, दो टुकड़ों में बांट दिया। और जब वो दो टुकड़े थे, ऊपर वाला जो भाग था इसको नाम दिया गया ल्यूरेशिया। वो ल्यूरेशिया जो ऊपर के कॉन्टिनेंट, जैसे हम लोग बात करें जो नॉर्थ अमेरिका है या फिर यूरेशिया प्लेट है, वो दोनों की दोनों एक ल्यूरेशिया वाले हिस्से में आई। और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और वही गोंडवाना लैंड जिसका हिस्सा था भारत भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किसका हिस्सा रहा है कभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के दौरान, तो वो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। क्योंकि देखो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है हमारा भारत जो आगे चलकर ऊपर एक यूरेशिया प्लेट से टकराएगा। और ये है अफ्रीका, ये है दक्षिण अमेरिका, और ये है अंटार्कटिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक इसके बीच में जो पानी आया, जो सागर आया, उसका नाम दिया गया टेथिस सी, टेथिस सागर। और वो सागर जिसने इस पूरे के पूरे पेंजिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। और आज की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में हिमालय पर्वत यहाँ पर स्थित है जहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ये वर्तमान इमेज है अभी हमारे भारत की ग्लोब पर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया प्लेट है। और यूरेशिया प्लेट के इस पश्चिम वाले हिस्से को हम लोग यूरोप कहते हैं, और ये वाला एशिया हिस्सा है। और इस एशिया से टकराया था हमारा इंडिया। यूरेशिया वाली प्लेट से जब इंडिया टकराया था तभी जाकर हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक बनी जो आज वर्ल्ड की सबसे ऊंची ऊंची पीक कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे भारत के सब कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था। और वही सब कॉन्टिनेंट जो आज एक पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूभाग कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ज़रा भारत के बारे में बेसिक जानकारी देखें तो भारत की सामान्य जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जलवायु पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्योंकि भारत की जो जलवायु है ना, जलवायु किसे कहते हैं, जो लगातार 30 वर्षों तक जो मौसम बना रहता है, एक जैसा मौसम होता है, उसे ही हम लोग जलवायु कहते हैं। और हमारे भारत जो है वो एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर पड़ता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और इसी ट्रॉपिकल जोन से, मतलब ये हमारा जो एक अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से भारत में जो मानसून लेकर आती है वो जलवायु ऊपर की ओर चढ़ती है, जैसे केरल से होकर जाती है। और इसीलिए ये लगातार 30 वर्षों से देखा जा रहा है कि भारत के अंदर इस प्रकार की जलवायु, एक इस प्रकार का मौसम होता है, इस प्रकार की क्लाइमेट होता है। इसीलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ओके, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, ये माउंटेन एरिया कितना है, तो माउंटेन एरिया जो इंडिया के अंदर है तो वो है 10.7%। देखो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि भारत में जो उत्तर के राज्य हैं या पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे इस मैप में दिखाया गया है कि जैसे ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये सारे स्टेट जो हैं जिसके अंदर हिमालय या फिर हम लोग कह सकते हैं अन्य माउंटेन रेंज आपको दिखाई देगी, तो वो माउंटेन एरियाज़ कहलाता है हमारा। तो जहाँ जहाँ पर माउंटेन है, जैसे दक्षिण भारत में भी माउंटेन वाला हिस्सा है यहाँ पर नीचे, तो
इसको टोटल मिलाया जाए तो टोटल मिलकर बन रहा है हमारा 10.7% टोटल ज्योग्राफिकली एरिया का। ओके, नंबर सेकंड हम लोग देखें जरा कि पहाड़ी एक क्षेत्र, हम लोग देखें हिल्स एरिया, जो पहाड़ी एक क्षेत्र है। अब आप कहोगे जी माउंटेन्स एंड हिल्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है पहाड़ी और पर्वतों में? देखो, पहाड़ी जो होती है तो वो एक छोटी एक उच्चावच श्रेणी होती है, और जो ऊंची ऊंची उच्चा वह श्रेणी होती है उसे हम लोग पर्वत कहते हैं, जिसकी ढलान बहुत तीव्र होती है, जिन पर्वतों पर रहना नहीं होता इंसानों का, उनके घाटियों में रहा करते हैं लोग। जैसे हम लोग कहते हैं माउंटेन्स, जो वैली है, जैसे पर्वत घाटी होती है उसमें बसासत होती है, और पहाड़ियों पर बसासत हो जाती है, ना कि पर्वतों पर होती है। इसलिए दोनों में कुछ डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया होगा। तो भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो हिल्स एरिया है वो 18.6% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल ज्योग्राफिकली एरिया का इंडिया के अंदर हिल्स पार्ट कितना है या हिल्स एरिया कितना है, तो 18.6% टोटल एरिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पठारी क्षेत्र की। तो पठारी क्षेत्र प्लेट्यू एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, तो प्लेट्यू एरिया पठारी, देखो पठारी क्या होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे। देखो, पठारी वो भाग होता है जो क्रस्ट के ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग होता है, या फिर जमीन के अंदर भी होता है, एक पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी होता है, और जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसे हम लोग पठारी क्षेत्र कहते हैं, पठारी भाग कहते हैं। और हमारे इंडिया में ना पठारी भाग, जैसे हम लोग ये कहते हैं, ये वाली जो इमेज आप लोग देख रहे हो पूरी की पूरी पठारी क्षेत्र की है, जिसमें डेक्कन प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू है, या फिर मालवा प्लेट्यू है। बहुत सारे प्लेट्यू इंडिया के अंदर हम लोग देखने को मिलते हैं हमें। और भारत के अंदर पठारी 27.7% एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। एंड नेक्स्ट हम लोग देखें जरा मैदानी क्षेत्र। देखो, बात आप लोग करेंगे कि आप लोग ये सोच रहे होंगे तो इसमें तो यार नदियों वाला भाग तो है नहीं, इसके अंदर तो मरुस्थल वाला भाग है नहीं। तो देखो, मरुस्थल, नदियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें ना इन चारों भागों के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि ये टोटल जो अगर हम लोग इन चारों को काउंट करेंगे तो टोटल 100% बन रहा है हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र हमारे इंडिया के अंदर जैसे गंगा का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं, देखो जैसे ये वाली इमेज है आपको दिखाई दे रही है, तो इस इमेज के अंदर जो थर्ड वाली इमेज है इसमें हम लोग उत्तर भारत, ग्रीन वाला एरिया आप लोग देख रहे होंगे, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहाँ पर भी घास के मैदान, ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो एरिया थर्ड नंबर पर आपको दिखाई दे रही है इमेज, तो ये हमारी मैदानी भागों को दर्शाती है। और भारत के अंदर टोटल ज्योग्राफिकली एरिया का 43% एरिया जो है वो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें। ओके, अब हम लोग बेसिक जानकारी देखेंगे भारत से संबंधित। तो भारत की राज्यों की संख्या, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है सभी को पता होगा, बेसिक सी जानकारी है। 28 राज्य इंडिया के अंदर वर्तमान में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के अंदर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश राज्य। और इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम इंडिया के अंदर आया था स्टेट रिकॉग्नाइज एक्ट 1956 में, और उसी के तहत इंडिया के अंदर भारत में 14 नए राज्यों का गठन हुआ था। और उन्हीं 14 राज्यों में से सारे राज्य डिवाइड होते होते आज इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान के अंदर। देखो, भारत की अगर बात की जाती है, भारत का आकार कैसा है, तो ज्यामितीय आकार भारत का है चतुष्कोणीय, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया का मैप बहुत बेसिक तरीके से देखा होगा कि भारत के 4 कोने दिखाई देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, इधर गुजरात, और एक पूर्व साइड में जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से 4 कोने दिखाई देते हैं, तो इसलिए चतुष्कोणीय हम लोग कहते हैं भारत के आकार को। नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। देखो, बेसिक सी बात है, ये बेसिक क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं हमारे एग्जाम में, और उसके बाद हम लोग डिटेल वाइज वीडियो लाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपको हो गई तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आए। तो देखिए हम लोग, भारत सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र स्टेट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है बिहार। देखो, बिहार अगर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है ना, और ग्रामीण जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब वहाँ पर एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद बात की जाती है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारे भारत का कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कहने का तात्पर्य यह है, ग्रामीण जनसंख्या
उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, उसके बाद बात आती है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। देखो लगभग 62% शहरी जनसंख्या जो निवास करती है तो वो गोवा के अंदर करती है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या वो तो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन प्रतिशत जो है वो गोवा के अंदर है। ओके, ये ध्यान आपने रखना है। नंबर नेक्स्ट हम लोग जानकारी देखेंगे भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाती है। देखो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब इंडिया के 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो है 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने व्यक्ति जितने पर्सन रहते हैं, चाहे उसमें मेल है फीमेल है बच्चे हैं जो कुछ भी है, तो वो उस एरिया की उस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा कि भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। तो भारत का औसत लिंगानुपात है 943 है। देखो ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, 943 जो है वो भारत का लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों के कंपेयर में 943 महिलाएं हैं। ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1077 फीमेल 1000 पुरुषों की कंपेयर में है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आंकड़े बता रहा हूँ अभी आपको, तो वो है केरल का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पांडुचेरी। तो पांडुचेरी का लिंगानुपात कितना है, 1037 फीमेल, 1037 फीमेल है 1000 पुरुषों पर, ठीक है। उसके बाद सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। तो हरियाणा देखो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हरियाणा जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितने प्रतिशत, 94% लिटरेसी रेट है केरल का। नेक्स्ट सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, लिटरेसी परसेंटेज वाला राज्य जो है वो है बिहार, और बिहार का परसेंटेज जो है वो 61.8% है। सबसे कम लिटरेसी रेट अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो बिहार का, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो केरला का है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाती है सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया किसका है, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि सर्वाधिक सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी को पता होगा वो है राजस्थान। सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भाई एरिया वाइज बहुत बड़ा है, तो उस एरिया वाइज अब क्षेत्र में अगर वन पाए जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा वन है। और सबसे कम वनाच्छादित एरिया, फॉरेस्ट एरिया सबसे कम जो है वो हरियाणा के अंदर है। तो ये थी बेसिक जानकारी इंडिया की ज्योग्राफी को लेकर। इसके बाद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। एंड थैंक यू सो मच।